मैं एक जनरल एनर्जी 2026 की समझना चाहूँगी, इंडिया के लिए भी, ग्लोबली भी, कि आपने जो मुझे बताया, जो प्लैनेट्स का गोचर हो रहा है, जो पाकिस्तान और इंडिया का अलग हुआ और रीबर्थ को दिखाया, वहाँ पे तो हमने सारे योगों को देखा। तब भी हमारा भारत विश्व गुरु बनने की रेस में आगे बढ़ रहा है। आत्मा क्या है? सॉलिड चीज, और चंद्रमा क्या है? लिक्विड चीज। तो जितनी भी आप पहाड़ से रिलेटेड सॉलिड चीजों को देख रहे हो वो अटेंटिव हो जाएंगी, यानी पहाड़ों का खिसकना, भूकंप आना, ये सब चीजें। और जब चंद्र ग्रहण आता है तो लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी फील होती है, थोड़ा सा अनकन्वीनियंट फील होता है, और साथ ही साथ जल से संबंधित चीजें होने लग जाती हैं। यानी मंगल अगर मंत्री बन रहे हैं तो आपके रियल एस्टेट की वैल्यूज बढ़ने वाली हैं, जमीन महंगी होने वाली है। हमारे भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो नीचे बैठने वाले हैं। यानी अभी तक हमने चाइना को आगे बढ़ते देखा है, अब चाइना का भी डाउनफॉल शुरू होने वाला है। यानी आज से कुछ सालों के बाद भारत चाइना को पूरी तरह से कवर कर चुका होगा। उसकी पूरी इंडस्ट्रीज से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे पास होंगी। रियली? हाँ जी। और नेपाल, आपने नेपाल का हाल देखा 2025 में, आपने पाकिस्तान का देखा, बांग्लादेश का देखा, ये और भी बुरी कंडीशंस पे जा रहे हैं। तो गोल्ड के रेट जहाँ पर आप बढ़ते देख रहे हो, वहाँ एजुकेशन के रेट गिरने वाले हैं। यानी अब जो लाखों रुपए प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल ले रहे हैं, अब उन पे प्रतिबंध लगने वाला है कि नहीं, आप इससे ज़्यादा फी नहीं ले सकते। तो हम मेष लग्न से ही शुरू करते हैं, जिनका मंगल का लग्न है। तो ये 4 हेल्थ प्रॉब्लम्स इस साल लोगों को परेशान करेंगी जी। तो पहले तो मेष राशि के लिए ये साल विकास भरा और विस्फोट भरा दोनों रहने वाला है। विकास भी है और विस्फोट भी है, क्योंकि आपकी साढ़े साथी तो चल रही है। और मेष राशि 12 राशियों में, नक्षत्रों में सबसे प्रथम पे आती है। प्रथम नक्षत्र, प्रथम राशि, यानी बहुत न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है ये साल। अगर आपने अपने गुस्से पर, अहंकार पर, क्रोध पर ध्यान रखा तो ये साल आपके लिए विकास भरा रहेगा। अदरवाइज कर्क राशि पिछले कुछ सालों से भावनात्मक रूप में बहुत ज़्यादा झेल रही थी। इस साल भी उनके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगे। पुराने रिश्तों का सुधरना, ये इनके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। और आपके लिए जो उपाय रहेगा वो आपने इतना ही करना है कि हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन जरूर करना है। अब कौन सा हनुमान मंदिर? Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आज एक बार फिर से मैं बहुत ही यूज़फुल पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ 2026 के लिए। देखिए, बहुत से नक्षत्र एक साल में एक्टिव रहते हैं। क्या होता है जब वो नक्षत्र एक्टिव होंगे? बहुत से गोचर भी होते हैं एक साल में। तो जो 2026 में मेजर गोचर होंगे वो आपकी लाइफ में क्या एनर्जी लेकर आएंगे? तो आज हमने कुछ बड़े प्रेडिक्शंस किए हैं, कुछ ग्लोबल लेवल के प्रेडिक्शंस किए हैं, कुछ इंडिया के लिए प्रेडिक्शंस किए हैं, और साथ ही साथ हर लग्न के लिए ये जो नक्षत्रों का चेंज होना है, ये जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है, प्लैनेट्स के अलाइनमेंट है, प्लैनेट्स का गोचर है, ये क्या लेकर आ रहा है, आज के पॉडकास्ट में हमने यही बात की है। तो ये शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका लग्न कौन सा है, और फिर हम हर लग्न के लिए बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ इफेक्टिव रेमेडीज़ भी आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ी हैं वो आपको देंगी। और अब मैं आपको आज की गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी। शी इज़ जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम। रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं और ज्योतिष मार्तंड हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी नितिशा मल्होत्रा जी का। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली जी, और आई होप आप बहुत अच्छी हैं। Yes. और अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। और एक इनोसेंस होता है ना फेस पे, वो आपके दिख रहा है। ओह, दैट्स सो स्वीट, यू मेड माय डे ऑलरेडी। मून स्ट्रांग है मेरा, जस्ट लाइक यू। आई थिंक मंगल भी स्ट्रांग है। Yes. और शनि भी इनका स्ट्रांग होगा, क्योंकि माफ तो ये भी नहीं करती किसी को। वाओ, मज़ा आ रहा है मुझे ऑलरेडी। नहीं, मैं कर देती हूँ वैसे माफ़ तो, बट उस समय तो नहीं कर पाती, क्योंकि कर्म किया है तो दंड मिलेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सही। आई एम सो शॉक्ड, है ना? हमने स्टार्ट भी नहीं किया और आपने
ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस मेरे बारे में कर दिए। इट्स सो नाइस एक्चुअली। you so और much. इससे आपकी रिसर्च का ही पता लगता है, इतने सालों की जो हमारा ऑफ द कैमरा डिस्कशन हो रहा था कि मैम ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो सालों सालों की प्रैक्टिस से आप ज्योतिष बनते हैं। और जो आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपने PhD भी की है एस्ट्रोलॉजी में, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर विद यू टुडे। और पहली बार आज आप मेरी ऑडियंस से मिल रही हैं, सो आई एम श्योर कि जो इन डेप्थ इंसाइट्स आज हमारी ऑडियंस को मिलने वाली हैं आपसे, जिस तरह से आपने मुझे कुछ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स की जो इंसाइट बताई, जो एनालिसिस बताया, उसके बेसिस पे आई एम सो श्योर कि एक बहुत ही अलग पॉडकास्ट आज हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है। स्पेशली 2026 के कॉन्टेक्स्ट में हर लग्न के लिए बहुत ही यूजफुल पॉडकास्ट है। साथ ही साथ हमने रेमेडीज भी डिस्कस की हैं। तो मैम इससे पहले कि हम हर लग्न पे मूव करें, मैं एक जनरल एनर्जी 2026 की समझना चाहूँगी, इंडिया के लिए भी, ग्लोबली भी, कि आपने जो मुझे बताया जो प्लैनेट्स का गोचर हो रहा है, जो नक्षत्रों का ट्रांजिट है, उसके बेसिस पे हम पहले ये बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सबसे पहले 2026 लोगों को लगता है कि 2026 सिर्फ सूर्य का साल है या 2025 सिर्फ मंगल का साल है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि जब आप 2026 को देखते हो तो आपको 2 नंबर 2 बार मिल रहा है, यानी चंद्रमा की एनर्जी मिल रही है। 6 नंबर यानी शुक्र की एनर्जी मिल रही है। जब 2 और 6 यानी 26 को आप ऐड ऑन करते हो तो शनि की एनर्जी मिल रही है। टोटल नंबर करने पर हमें सूर्य की एनर्जी मिल रही है। यानी सिर्फ सूर्य की एनर्जी नहीं है। और कोई भी ईयर सिर्फ एक प्लैनेट से कैसे चल सकता है, कैसे रूल हो सकता है, क्योंकि हमारा हर डे, हर सेकेंड नवग्रहों से 27 नक्षत्रों से 12 राशियों से रूल हो रहा है। तो ये पॉसिबल एक ईयर के लिए तो नहीं हो सकता। दूसरा, मैं ईयर को कैसे जोड़ती हूँ या कैसे देखती हूँ, हम देखते हैं विक्रम संवत 2083 से जी, जो 19 मार्च यानी चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर लगने वाला है। 19 मार्च की जो सुबह है, जिस दिन हमारी प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है या जिस दिन हमारे नवरात्रे शुरू होंगे, वो दिन 19 मार्च का दिन जब सूर्य उदय होगा, तो सूर्य मीन राशि से उदय हो रहे हैं, यानी मीन लग्न होगी उस समय। उस समय सूर्य लग्न में होंगे, चंद्रमा भी लग्न में होंगे और शनि भी लग्न में होंगे और शुक्र भी। या हमें 2 कॉन्सिडेंस मिले कि 1 जनवरी की शुरुआत में भी हमने 4 ग्रहों को देखा और विक्रम संवत की शुरुआत में भी हमने 4 वही रिपीटेड प्लैनेट्स को देखा। इट मीन्स ये 4 ग्रह बहुत डोमिनेटिंग रहने वाले हैं पूरा साल। और ये 4 ग्रह एक बार अगर मैं फिर से कंक्लूड करूं ऑडियंस के लिए, सूर्य 2 नंबर का चंद्रमा और विक्रम संवत जिस दिन स्टार्ट है सूर्य के साथ चंद्रमा है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि लगने वाली है। सूर्योदय के बाद लगेगी वो। तीसरे प्लैनेट मिल रहे हैं शुक्र, शुक्रादित्य राजयोग, और यहाँ पे भी हमें 6 नंबर मिला, राइट। तीसरा नंबर हमें मिला 8 नंबर, जो 26 को ऐड ऑन करने पे आया। और उस दिन मीन राशि में शनि तो चल ही रहे हैं और वो उस दिन भी होंगे। तो ये प्रोमिनेंट एनर्जीज होंगी इन 4 प्लैनेट्स, राइट। लेकिन जब विक्रम संवत स्टार्ट होता है तो कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई खाद्य मंत्रालय संभालता है, तो कोई वर्षा मंत्रालय संभालता है, तो कोई कुछ संभालता है, तो सब प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं। लेकिन 2025 में शुक्र तो एक्टिवेट रहे नहीं, लेकिन 2026 में शुक्र भी एक्टिवेट हो रहे हैं और राजा बन रहे हैं गुरु महाराज जी, और मंत्री बन रहे हैं मंगल। जैसे विक्रम संवत 2082 के राजा कौन थे? सूर्य, और मंत्री भी थे सूर्य। रंगोली जी, एक जैसी पर्सनालिटी वाले 2 लोग जो किंग हैं, अगर वो बैठ जाएंगे तो उथल पुथल तो लाएंगे, और वो हमने 2026 में देखी भी। कईयों ने कहा ये मंगल का दंगल है। हाँ, ये मंगल का दंगल भी था, लेकिन ये 2 सूर्य जो दिखे हैं वो भी था, जो 100 साल में एक बार हुआ था। Really? मतलब 2025 इसलिए इतना इंटेंस ईयर था हमारा, राइट, क्योंकि एक ही प्लैनेट राजा और मंत्री बना, ये पिछले 100 साल के पंचांग में नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बड़ी बात क्या थी? 2025 में 9 के 9 प्लैनेट चेंज हुए थे। मतलब हर साल गुरु चेंज होते हैं, हर 18 महीने में आपके राहु केतु चेंज होते हैं, हर 2.5 साल में आपके शनि चेंज होते हैं, लेकिन इस साल 9 के 9 प्लैनेट चेंज। तो जब भी बुध सूर्य संक्रांति आती है तो हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस देखते हैं, और जब 9 के 9 प्लैनेट चेंज हो रहे हो तो 2025 बहुत भारी एनर्जीज को लेके आया था। लेकिन 2026 में 9 के 9 ग्रह तो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन 8 ग्रह तो हो रहे हैं।
सिर्फ शनि को छोड़ के राहु केतु गुरु सब चेंज होंगे। सबका गोचर। और शनि का मीन राशि के लास्ट नक्षत्र रेवती नक्षत्र तक जाना होगा। तो चेंजेस तो इस साल भी बहुत बड़े बड़े हैं। मोक्ष का भी है और पुरानी कर्मास को खत्म करने का भी है। साइकिल कंप्लीट हो साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है। तो ये वाला ईयर और भी ज्यादा स्पेशल है जी। अब मेरा ये मानना है कि जब भी उथल पुथल आती है या जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, शनि और चंद्र का विषयोग बन रहा है, शनि और सूर्य का पितृदोष बन रहा है, शुक्र भी सूर्य के साथ जुड़ रहे हैं, शुक्र चंद्रमा के साथ भी जुड़ रहे हैं, शुक्र शनि के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोष और योग दोनों हमें मिल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब भी आपके कुंडली में योग बनते हैं तो वो आपको राजा नहीं बना सकते। अच्छा। जब आपकी कुंडली में दुष्ट योग बनते हैं वो आपको राजा बना सकते हैं। रियली? और लोग राजयोग की जो बात करते हैं, एक बात देखिए, अगर हम कुंडलियां उठाएं आज बड़े बड़े लोगों की, अंबानीज की उठाएं, शाहरुख खान की उठाएं, तो सब कुंडलियों में तो मुझे कुयोग मिल रहा है। किसी की कुंडली में पितृ दोष है, किसी की कुंडली में काले सर्प दोष है, किसी की कुंडली में द्वंद्व दोष मंगल शनि एक साथ है, किसी की कुंडली में चंद्र और शनि एक साथ है। इट मीन्स जब भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और अगर हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तभी कुछ बड़ा करते हैं, तभी कुछ बड़ा होता है। मेक सेंस, है ना? तो जो योग है वो आपको राजा नहीं बना सकते। योग तो होने चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ कुयोग भी होने चाहिए। कुयोग हमारी लाइफ में स्ट्रगल लाते हैं, और स्ट्रगल यानी जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तभी हमें खजाना मिलता है। ट्रू, है ना? तो लोगों को डरना नहीं चाहिए ज्योतिष से कि हमारा तो पितृदोष है, हम तो मांगलिक है, हम तो काल सर्प से पीड़ित है। मैं कहती हूँ भारत की कुंडली में भी तो काले सर्प है, भारत की कुंडली में भी तो पितृदोष है, और भारत की कुंडली तो बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि अखंड भारत की कुंडली का निर्माण कैसे किया जा सकता है। लेकिन जो उसकी रीबर्थ दिखा रहा है, जो पाकिस्तान और इंडिया का अलग हुआ और रीबर्थ को दिखाया, वहां पे तो हमने सारे योगों को देखा। तब भी हमारा भारत विश्व गुरु बनने की रेस में आगे बढ़ रहा है। और हमने पिछले 10 सालों में जब तक भारत की चंद्र की महादशा थी तो हमने क्या पाया, वाओ, कि हमारा भारत सच में आगे बढ़ा। और अब उसे लग चुकी है मंगल की महादशा। मंगल की महादशा, वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट, 12th हाउस का मालिक मंगल और 7th हाउस का मालिक मंगल, राइट? और मंगल की महादशा, तो इसका मतलब भारत के लिए मंगल की महादशा अच्छी नहीं है, क्योंकि 7th हाउस विरोधियों का, पार्टनरशिप का, विरोधियों का एक्टिवेट हो चुका है, और 12th हाउस क्या है, खर्च है और मोक्ष भी है। तो कुछ प्लस और कुछ माइनस मंगल की महादशा लेकर के आ रही है। अब मंगल का क्षेत्र क्या है, सेनापति, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा, जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड काम हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आने वाला है। कुछ चीजें डाउन मारेंगी और कुछ चीजें एकदम से हाइप पे चली जाएंगी। तो मंगल ये एनर्जी लेके आ रहे हैं। अब गुरु की एनर्जी को हम समझे तो गुरु की एनर्जी क्या ला रही है, नॉलेज, ज्ञान, धर्म, सोशलिज्म, क्योंकि जितना भी समाज है वो गुरु से रूल करता है। जो हमारे जीवन की प्रॉस्पेरिटी है, बरकत, मेरे घर में पैसा तो है, अन्न तो है खाने को, पर उसमें बरकत कितनी है, वो गुरु रूल करता है। ब्लेसिंग्स वाला प्लैनेट ही गुरु को माना जाता है। इसलिए गुरु वो सब लेकर के आ रहे हैं। यानी अब इस साल आप बरकत देखोगे, यानी इस साल आप समाज को आगे बढ़ता देखोगे, समाज के वैल्यूज चेंज होते हुए देखोगे, जो पॉजिटिवली शुभता की तरफ जाएगा। इस साल हम लोग अपनी एजुकेशन में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एजुकेशन पे क्या पढ़ा है, हमारे मुगल्स के बारे में, हमारे इंडियन राजा के बारे में, लेकिन जो वैल्यूज है, जो रामायण या गीता में लिखी है, जो मोरल वैल्यूज है, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा जी। ठीक है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको हमेशा पुरुषवाद सबसे एक्टिवेट दिखेगा, जबकि हर रिसर्च में अगर आप उसके बैक पेजेस पे जाके देखते हो तो एक फीमेल कोई ना कोई जुड़ी हुई है। एक सपोर्टिंग कैरेक्टर तो होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ हम कहाँ देखते हैं, स्त्रियों के प्रति बहुत लॉज आए हैं पिछले कुछ सालों में, पुरुषों के प्रति नहीं आए हैं। तो इस साल बहुत बड़े बड़े लॉ पुरुषों के लिए भी बनेंगे, क्योंकि जहाँ स्त्री तत्व एक्टिवेट है वहाँ सूर्य, गुरु और हमारे मंगल तत्व भी एक्टिवेट है, यानी पुरुष तत्व भी एक्टिवेट हो रहा है। तो इस साल पुरुषों के लिए बहुत अच्छे लॉ आने वाले हैं। पुरुष खुश हो जाए इस पॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि ये बात सही है कि वो जो लॉस स्त्रियों के प्रति आए उसकी कुछ साइड इफेक्ट कुछ पुरुषों ने बहुत गलत ढंग से झेले। ट्रू। तो वो इसकी वजह से सप्रेशन वुमेन को इतने टाइम से झेलना पड़ा।
इसी वजह से कुछ गलत स्त्रियों ने इस लॉस का फायदा उठा के गलत काम किए, क्योंकि लॉ बनाए गए थे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे नैतिक मूल्यों को रखने के लिए, लेकिन हमने उसका मिस यूज किया जो गलत था, जैसे पुरुष करते आ रहे थे बहुत सालों से अपने पावर का मिस यूज। और मुझे ऐसा लगता है कि जो महाभारत में त्रेता से जो कलयुग की तरफ जो परिवर्तन शास्त्रों में लिखा गया या लोगों के द्वारा कहा गया, मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। वहाँ से जो चेंजेस चले हैं वो एक पुरुषवाद की तरफ चले हैं, क्योंकि अगर आप इससे थोड़ा सा पहले जाते हो तो क्या हो रहा है कि गंगा जी के पास उनके हस्बैंड जा रहे हैं और पूछ रहे हैं मुझे आपसे शादी करनी है। उससे पहले क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है जहाँ पे स्त्री अपनी चुनाव कर रही है, नॉट पुरुष। पुरुष अपनी डिग्निटी को शो कर रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी क्वालिटीज को शो कर। अब क्या होता है, फीमेल को देखने जाते हैं लड़का और उसकी डिग्निटी, उसकी सभी चीज़ों को देखा जाता था। तो एक पीरियड आया जहाँ पे स्त्रियां बहुत आगे थी, देवी रूप में मानी जाती थी, देवी की तरह पूजा की जाती थी, उनके डिसीजन को वैल्यूज दी जाती थी। बट वहाँ से चेंजेस आ गया, ट्विस्ट। और चाहे आप बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात कर लो, मुझे लगता है कि अगर हम उनके बैक पेजेस पे देखेंगे, जो शायद कुछ फीमेल्स का नाम भी आगे नहीं आया, वहाँ पे उनका नाम था। अगर हम रिसर्च पे जाएं, क्योंकि लोग लॉजिकल तो बन जाते हैं बट रिसर्च नहीं करना चाहते। आप लॉजिकल तब तक नहीं बन सकते जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी को गलत ठहराने के लिए हमारे पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप साइंटिफिकली प्रूफ ढूंढोगे तो ये भी प्रूफ आपको मिलेगा कि पुरुषों ने सिर्फ स्त्रियों को दबाया नहीं था, उन्होंने उनके नामों को भी हटाया था। सैड बट ट्रू। अब क्या हो रहा है, ये ट्विस्ट शुरू हुआ है जहां पर अब हम देखेंगे कि चाहे फीमेल है चाहे मेल है, वो एक बराबरी के दर्जे पर आ रहे हैं। और फीमेल्स को बराबरी का दर्जा चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो पहले ही आगे थी। जो चीज़ पहले ही आपसे आगे है, सुपीरियर है, उसको आप कैसे बराबरी का दर्जा दे सकते हो रंगोली जी? बिल्कुल। आपने पूजा में देखा होगा कि पुरुष को एक जनेऊ पहनाया जाता है और पूजा में बिठाया जाता है, स्त्री को कोई जनेऊ नहीं पहनाया जाता। ठीक है। जब पुरुष पूजा में बैठता है तो वो अपने सारे ग्रंथि बंधन और सभी चीज़ों को एक्टिवेट करता है, मतलब शिखा को, चोटी को, गले को, सीने को हाथ लगाता है, जिससे उसकी पूजा के तरफ उसका वो बढ़ता है। स्त्रियाँ क्यों नहीं करती? पंडित जी कहते हैं आप मत करिए। कभी आपने पूछा क्यों नहीं करते? क्योंकि स्त्री को पहले ही शुद्ध माना गया है। हमारे पुराणों में लिखा है कि जो पत्नी आपके लेफ्ट साइड पे बैठी है वो पूर्ण तरह से शुद्ध है, उसको शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है। शुद्धिकरण की जरूरत किसको है? पुरुष को। तो जो चीज पहले से ही आपसे ऊपर है उसको आप बराबरी का दर्जा देने की कौन सी बातें करते हो? अगर हम शास्त्रों को पढ़े तो, और हमारा इतिहास कहे या हमारा मूल कहे या हमारी जड़ कहे, वो तो शास्त्र ही है। बिल्कुल, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ आवर नॉलेज। राइट। और हमारी सोल का ज्ञान भी शास्त्र है, क्योंकि जो हमारी सोल के साथ जुड़ा है वो शास्त्रों में ही तो लिखा गया है, भगवान की वाणी। और ज्योतिष इसीलिए कहा गया ज्योतिष कि क्योंकि ये लाइट ऑफ ईश्वर है, लाइट ऑफ गॉड है, तो वो वही है। अब 2026 पे दोबारा आ जाते हैं, तो 2026 में बहुत सी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। यानी ये साल है खुदाई का, यानी ये साल है नई रिसर्च का, ये साल है नैतिक वैल्यूज को आगे बढ़ाने का। अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन, क्योंकि हर चीज स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर एक आत्मा का, गरुड़ पुराण में या हरवंश पुराण में एक व्याख्यान मिलता है आत्मा का, जो बायोलॉजिकली या जब हम पोस्टमार्टम करते हैं जो देखी नहीं जा सकती, मन और आत्मा। और मन और आत्मा के देव कौन है? सूर्य, चंद्रमा। और वो हमें बिल्कुल अपनी प्रत्यक्ष आंखों से हम देख सकते हैं। दो ऐसे प्लैनेट्स जिनको हम साक्षात देख सकते हैं, और इनकी हजारों लाखों सालों से पूजा चलती आ रही है। चाहे हम मिश्र की वो देखें संस्कृति, या हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को देखें, प्रभु राम जी के झंडे को देखें, या भगवान कृष्ण के झंडे को देखें, तो हमें सूर्य चंद्रमा हर जगह मिल रहे हैं। बिल्कुल। राइट। तो सूर्य चंद्रमा एक ऐसी ताकत है जो एक ह्यूमन बीइंग, जो एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी आत्मा और मन, आत्मा यानी सूर्य तत्व और मन यानी चंद्र तत्व, यानी पिता तत्व और माता तत्व एक्टिवेट हो जाता है। और एक आत्मा की जर्नी के लिए जो परमात्मा से कहीं ना कहीं बिछड़ी हुई है,
उसका एक दूसरा सिक्के का पहलू है, वो है मन। क्योंकि अगर आप में भावनात्मक कुछ भी नहीं है तो आप भगवान की तरफ कभी बढ़ ही नहीं सकते हो, है ना। तो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, धर्म की तरफ बढ़ने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा तक जाने के लिए वो जो जर्नी है, उसका सेकेंड पार्ट, जो सिक्के का दूसरा पहलू है, वो हमारा मन है। बहुत जिस सुंदर बात कही आपने। मन को कंट्रोल करने के लिए पूरी गीता लिख दी गई है। हाँ, जिस मन को शिवजी ने अपने सर पे धारण किया, सर पे धारण किया हुआ, यानी वो भी ये मानते हैं कि जब तक आप इमोशनल नहीं हो, भावनात्मक नहीं हो, तब तक आप किसी से जुड़ नहीं सकते हो। और जुड़ाव जरूरी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोड कट नहीं हुआ है, उनका कॉर्ड जुड़ा हुआ है। और जैसे माँ का अपने संतान से एक कॉर्ड जुड़ी रहती है, जिसको कटिंग करने के बाद वो आगे जन्म मतलब मृत्यु लोक में आगे बढ़ता है। Yes. लेकिन हमारी कॉर्ड कहीं से कटिंग नहीं की गई, हमारी जुड़ी हुई है। मन से जुड़े हैं हम, मन से जुड़े हैं, वो कॉर्ड हमारी मन है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को केंद्रित करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, तो हम परमात्मा से हमारी आत्मा अटैच हो जाती है। बेसिकली मैं ये समझाना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि कलयुग युग की बातें मत करो, ये सब हमारे अंदर है। सारी जो पॉजिटिविटी है या निगेटिविटी है वो हमारे अंदर है। मैं अगर निगेटिव हूँ तो मेरे को लोग भी निगेटिव मिलेंगे, मुझे एटमॉस्फेयर निगेटिव मिलेगा, और वो कलयुग जैसा ही आपको फील होगा। आप पॉजिटिव हो, आप फील करते हो कि वो एनर्जीज मेरे साथ हैं, तो आपको लोग पॉजिटिव मिलेंगे, वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा और आपके कर्म भी अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना मैम, यू अट्रैक्ट हु यू आर। तो एनर्जी रिस्पॉन्स, इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। अब अट्रैक्शन थ्योरी तो अब लोगों के उसमें आई है, लेकिन अगर आप हमारे शास्त्र पढ़ो तो ये तो पहले से लिखा गया था, लेकिन लोग शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते। एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं, राइट। उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा, मैंने अपनी लाइफ में कोई बुरा काम नहीं किया, मैं आज यहाँ पर क्यों हूँ? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने रीबर्थ को चेक करिए, आपको अपनी गलती मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपके कर्म को खत्म नहीं कर सकता, मैं हेल्प कर सकता हूँ। जैसे जगन्नाथ जी ने एक भक्त की हेल्प की थी उनकी सेवा करके, बट मैं खत्म नहीं कर सकता, ये पावर मेरे को नहीं मिली है। तो भीष्म पितामह जी ने 100 जन्मों को रिकॉल किया, उनको मिला ही नहीं गलती। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, 100 जन्मों तक मैंने कोई गलती नहीं की है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 100 जन्मों के पीछे जाओ। फिर वो उससे भी पीछे गए और उनको मिला कि बिफोर 100 जन्म से पहले मैंने एक सांप को सड़क से उठाकर जो कांटे थे उनके ऊपर फेंका था, तो वो जो सांप का अभिशाप था वो मुझे लगा है। अब आपके दिमाग में क्या आता है कि जो मेरे पाप कर्मास हैं वो 100 जन्मों से पीछे कैसे पड़े हैं? इट मीन्स हम लोग जो भी करते हैं वो उस कर्मा को एक्टिवेट कर देता है, और जब तक हम किसी भी जन्म में बुरे कर्म नहीं करेंगे, वो बुरा कर्म जो मैंने कुछ हजारों वर्ष पहले या कुछ जन्मों पहले किया होगा वो कॉल नहीं करेगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा। इंटरेस्टिंग, राइट। यस। लोग कहते हैं कि आज हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ कल बुरा हो जाएगा। हमारे लोग तो बिलीव करते हैं कि इसी क्षण करेंगे तो बहुत जल्दी उन्हें वही उल्टा हो जाता है उनके साथ। राइट, ये बिल्कुल बात सही है कि आप जिस कर्म को एक्टिवेट करते हो, जिस कर्म के साथ जी रहे हो, वही कर्म आपके बढ़ते चले जाते हैं। और वो जो एक बुरा या एक अच्छा कर्म है जो आपने कई जन्मों पहले किया था, वो कहीं स्टोर है, वो खत्म नहीं हो रहा है, स्टोर्ड है, बस स्टोर्ड है। और वो कब रिकॉल होगा? जब हम वैसा कोई कर्म दोबारा कर देंगे। क्योंकि भीष्म पितामह जी ने इस जन्म में क्या किया, जब द्रौपदी का या पांडवास के साथ बेईमानी हुई कौरवास के द्वारा, उन्होंने बोला तो बट एक्शन नहीं लिया, यानी कुछ वैसा कर्म। वहां पे भी उन्होंने सांप के साथ बुरा किया था और चुप रहे थे, जबकि वो उसे बचा सकते थे। यहाँ पे भी वो द्रौपदी को और पांडवास को महाभारत युद्ध से बचा सकते थे, अपनी कुल वधू को तो एटलीस्ट बचा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? बोला नहीं। वो इस चीज के खिलाफ थे, मेंटली भी और आत्मा से भी, बट फिजिकली उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब कर्म क्या है? कर्म क्या है? जब हम सोचते हैं कि मैं इनके लिए बुरा करूंगी या बुरा सोचूंगी, या इनके लिए अच्छा करूंगी या अच्छा सोचूंगी, कर्म तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है। और जब यहाँ से शुरू होता है तो वो हमारी फिजिकल बॉडी को एक मैसेज देता है कि आपको ये करना है, राइट? कि हमें पॉडकास्ट करना है, हमें चाय पीनी है, हमें पानी लेना है, तो एक मैसेज आता है। तो बेसिकली कर्म क्या है? हमारे हाथों के द्वारा किया गया कोई भी काम कर्म नहीं कहलाता। हमारी बुद्धि के द्वारा लिए गए डिसीजन हमारे कर्म कहलाते हैं।
अब लोग क्या कहते हैं, हम काम कर तो रहे हैं, हम कर्म कर तो रहे हैं। अरे ये काम कर्म, ये कर्म नहीं है। ये तो आप अपने जीने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हो। दिस इज नॉट अ कर्म। कर्म वो है जब आप अच्छा या बुरा डिसीजन लेते हो, वो आपके कर्म होते हैं, सिर्फ डिसीजन लेना। और जब आप डिसीजन लेते हो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। तो 2026 पूरी तरह से, क्योंकि शनि जाएंगे रेवती नक्षत्र में, 12 साल के बाद गुरु होंगे उच्च के, राइट। और वो भी अतिचारी, वो भी अतिचारी, मतलब वो कुछ महीने रहने वाले हैं, जहाँ पे वो 12 महीने से कुछ दिन ज्यादा रहते थे। अब वो कुछ महीने रह करके स्पीड बढ़ाते हुए सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। 2025 में भी उन्होंने यही किया, वृषभ, मिथुन और कर्क। अब वो 2026 में भी यही कर रहे हैं, मिथुन, कर्क और सिंह। और साथ ही साथ राजा भी वही बनने जा रहे हैं, गुरु ही। अब गुरु के पास नॉलेज है, ज्ञान है, धर्म है, लेकिन जब धर्म और ज्ञान स्पीड ले लेता है तो गलतियां करता है। क्योंकि आपकी एक चाल है, आपकी एक चलने की स्पीड है। अगर आप उसको तेजी से सुनोगे, अगर हम इस पॉडकास्ट को तेज उस पर चला के सुने तो हम आधी चीजें मिस कर जाएंगे। ट्रू। अगर हम इसको नॉर्मल वॉइस पे सुनेंगे तो हम सब चीजों को अपने दिमाग में उतार पाएंगे, या हम स्लो सुनेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। तो जो उस प्लैनेट की स्पीड है वो होनी बहुत ज़रूरी है। और अतिचारी गुरु महाभारत काल में भी हुए थे 7 सालों के लिए। अब हुए 8 सालों के लिए, 2025 से 2032 तक। इट मीन्स वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि जो अधर्म है, जो कुकृतियां हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो अब आपको छटनी शुरू हो चुकी है। और ये छटनी 2025 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। और 2026 एक ऐसा ईयर रहेगा जिसको कुछ लोग युग परिवर्तन कहेंगे, कुछ लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस में परिवर्तन कहेंगे, कुछ लोगों की जॉब में परिवर्तन आएंगे, कुछ लोगों के घर बदले जाएंगे। तो ये साल बेसिकली परिवर्तन का है, ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होगा सबकी, राइट। तो कुछ लोग कहेंगे हमारे पर्सनालिटी में चेंज आया, हमारे सोच विचार बदल गए। कुछ कहेंगे हम लोग घर नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, या हमें निकाल दिया गया लेकिन हमारे साथ अच्छा हुआ। कुछ लोग कहेंगे हमारी जॉब चली गई लेकिन मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये वो साल है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, पॉजिटिव। अगर इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। और वैसे भी जब 1 नंबर आता है तो नई एनर्जीज को लेके आता न्यू है, बिगिनिंग्स को। और जब गुरु आते हैं तो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, बरकत लेके आते हैं। यानी जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपको घबराना नहीं है इस साल। तो साल की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि से गोचर करेंगे और जून में वो अपनी उच्च की राशि से गोचर करेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर को वो पहुंच जाएंगे सिंह राशि, जहां पर केतु महाराज पहले से विराजमान है। तो जुपिटर और केतु की युति, जुपिटर और केतु की युति तो बहुत अच्छी है, लेकिन 180 डिग्री से राहु गुरु चांडाल भी बनाएगा। और वहां पे उस समय कुछ दिन रहेंगे मंगल महाराज भी। यानी जो अक्टूबर मंथ है 2026 का, 26 और नवंबर की जो शुरुआत है वो बहुत क्रिटिकल रहने वाली है। क्योंकि मंगल भी आ रहे हैं, अंगारक योग भी बनेगा, गुरु चांडाल भी बनेगा। लेकिन गुरु और केतु धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रिकॉल करते हैं, तो धर्म भी आगे बढ़ेगा। यानी धर्म से रिलेटेड कुछ ट्विस्ट उस समय आएगा। 25 नवंबर को चेंज हो जाएंगे राहु केतु। अब राहु कहाँ जाएंगे? शनि की राशि मकर राशि में, कुंभ राशि से निकलकर, और केतु जाएंगे सूर्य की राशि से निकलकर कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में। अब चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि सबसे ज्यादा भावनात्मक है, तो वहां पे केतु क्या देंगे उनको? भावनाओं पे एक बैलेंस रखने की एक ऊर्जा। लोग केतु को बहुत बुरा प्लैनेट मानते हैं, बट मैं कहती हूँ केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको सब कुछ दे सकता है, क्योंकि वो डीप नॉलेज देता है, वो छुपा हुआ ज्ञान देता है जो प्रैक्टिकली आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इंट्यूशन बढ़ना हो या अध्यात्म की तरफ बढ़ना हो, तो अगर कर्क राशि इस पीरियड का फायदा उठाएं तो बहुत शुभ रहेगा। अदरवाइज वो डिप्रेशन, एंजाइटी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे कर्क राशि के लिए ट्विस्ट है। तो उनको समझना पड़ेगा कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आप रिसर्च फॉर्म में चले जाओ, किसी भी चीज की खोज करो, खोजी प्रवृत्ति को अपने अंदर लाओ, तो केतु अच्छे रिजल्ट देता है। और वहीं अगर आप बुरी चीजों के बारे में सोचते रहो, ओवरथिंक करो, तो वो आपको बुरे रिजल्ट देता है। अब शनि का रेवती नक्षत्र में जाना, यानी पूरे कर्म ब्याज सहित सामने आ जाना। यानी वो जो भीष्म पितामह जी ने 100 वर्ष का PLR लिया था उस समय वो हमारे साथ भी होगा।
कैसे कि अगर पिछले टाइम में मैंने मेहनत नहीं की है तो इस समय मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि शनि के रेवती नक्षत्र से जाने से पहले आप अपने कर्मास को शुरू कर दो और अपने जीवन से आलसपन को और बेईमानी को हटा दो, क्योंकि शनि देव का एक दूसरा रूप, वो न्याय प्रिय है, वो जज है, तो वो आपके सारे जो गलतियां थी वो ढूंढ के निकाल लेंगे। तो लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि ये पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होने जा रही है, आपकी पूरी खुदाई शुरू हो चुकी है, मतलब बही खाते खुलने शुरू होने वाले हैं। पहले से ही बही खातों को संभाल लो। तो बैलेंस योर कर्मास। जी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, होली, रामनवमी या फिर दिवाली, जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े सहयोग के साथ आ रहे हैं। इट मीन्स 2026 शुभता को लेकर के भी आ रहा है। तो ये एक पावरफुल बात है, क्योंकि हर जगह हमें शुभ योग मिल रहे हैं। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मलिका योग बन रहा है, यानी सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और शनि मीन राशि में रहने वाले हैं। 5 सारे प्लैनेट्स, पंचग्रही योग जिसे कहते हैं। राइट, तो ये मलिका योग, और इसके बाद मंगल मूव कर जाएंगे और 4 रह जाएंगे जो हमें विक्रम संवत की शुरुआत में मिलेंगे। तो मलिका योग में भी बहुत से लोग ऊपर आएंगे और बहुत से लोग डूब जाएंगे। और रंगोली जी, इस साल 4 ग्रहण भी पड़ने जा रहे हैं। 4 ग्रहण जी, तो 2 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण, और साथ ही साथ आपका 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण और 27 और 28 अगस्त की रात को आंशिक चंद्र ग्रहण। तो ये क्या लेकर आएंगे ये ग्रहण 2026? देखिए, जब हम पंचांग को देखते हैं तो पंचांग में हर चीज लिखी गई है कि भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, या क्या होने वाला है। तो जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, यानी हमारी आत्मा को और हमारे मन को ग्रहण लगता है, तो 2 चीजें बड़ी एक्टिवेट हो जाती हैं। आत्मा क्या है? सॉलिड चीज, और चंद्रमा क्या है? लिक्विड चीज। तो जितनी भी आप पहाड़ से रिलेटेड सॉलिड चीजों को देख रहे हो वो अटेंटिव हो जाएंगी, यानी पहाड़ों का खिसकना, भूकंप आना, ये सब चीजें। और जब चंद्र ग्रहण आता है तो लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी फील होती है, थोड़ा सा अनकन्वीनियंट फील होता है, और साथ ही साथ जल से संबंधित चीजें होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पंचांग में लिखा है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि कब पहाड़ खिसकने वाला है, कब भूकंप आने वाला है। ये तो आएगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के ये साल है 2025 से 2032 के बीच। क्योंकि गुरु चल रहे हैं अतिचारी मोड में, और किसी भी प्लैनेट का तेज चलना कहीं पे भी शुभ नहीं माना जाता। ठीक है, अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 14 अप्रैल को सूर्य संक्रांति मेष राशि में होगी, सूर्य मंगल एक साथ होंगे, और 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जनवरी फरवरी का मूड है, राहु के साथ जब वो जुड़ेंगे मंगल महाराज और फिर शनि के साथ जाएंगे, फिर से अंगारक दोष बनेगा। अब अंगारक दोष में क्या है? कुंभ राशि अट्रैक्ट हो रही है, और साथ ही साथ राहु भी। राहु आकाश तत्व को दिखाता है, यानी कुछ वायु से संबंधित दुर्घटना के चांसेस बनाएगा। और कुंभ होने के कारण कुछ जमीन से जुड़ी, या फिर वो रेल से संबंधित कोई घटना है, या तो वायु से संबंधित कोई घटना है, दुर्घटना जो वायु विमान से हो सकती है, या फिर किसी फैक्ट्री में कुछ आग लग जाना जो बड़ी दुर्घटना को दिखाएगा। अराउंड व्हिच मंथ? लास्ट ऑफ जनवरी और फेब, और उसके बाद वो जाएंगे मंगल शनि के पास, यानी मीन राशि में 2026। अब जैसे हमने भोपाल गैस कांड सुना था, जो बहुत बड़ा न्यूज़ था, मैं उतनी बड़ी न्यूज़ की प्रोडिक्शन तो नहीं करूंगी, बट वैसी कुछ न्यूज़ छोटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि पूरी तरह से गैस है, आपका पेट्रोलियम है, आपकी गैस है, आपका कोल है, और उनको गैस का प्लैनेट ही कहा गया है, तो वैसा कुछ होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अब आप एटमॉस्फेयर में भी चेंज देखोगे, क्योंकि ये 2025 से 2032 के बीच पूरी प्राकृतिक चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाओं से भी जुड़ा है, एटमॉस्फेरिक चेंज से भी जुड़ा है। और अब अगर हम शासन प्रशासन की बात करें, पॉलिटिकल बात करें, तो यूरोप की कंडीशन बहुत लोगों ने कहा है खराब है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री से यूरोप को देख रहे हैं तो वो कंडीशन पूरी तरह से डैमेज पे पड़ा हुआ है, और ये 2032 तक रहने वाली है। तो 2026 में और आपको नेगेटिव होता हुआ और नेगेटिव वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन 2025 में आपने क्या देखा कि स्टूडेंट बाहर की कंट्रीज में वापस इंडिया आए। अब हम देख रहे हैं कि 2026 में लोग फॉरेन फिर से जा रहे हैं। यानी मंगल अगर मंत्री बन रहे हैं तो आपके रियल स्टेट की वैल्यूज बढ़ने वाली हैं।
जमीन महंगी होने वाली है। जी। तो लोग इस साल आपको फॉरेन में जमीन लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी तो आ गया। फॉरेन इंडस्ट्री पूरी हाईलाइट हो रही है 2026 में। यानी लोग बाहर जाके जॉब्स करेंगे, लोग बाहर जाके प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, लोग लाइमलाइट की दुनिया में, कॉस्मेटिक की दुनिया में, कहीं ना कहीं फैशन की दुनिया में आगे बढ़ने वाले हैं। और ये भारत के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज हमारे पास होंगी, हमारे पास उतना काम होगा। एजुकेशन की इंडस्ट्री आगे आएगी, धर्म की इंडस्ट्री आगे आएगी। लेकिन धर्म की इंडस्ट्री में अभी तक आपने क्या देखा? कुछ फेक भी है, कुछ रियल भी है। कुछ एस्ट्रोलॉजर फेक बातें भी कर रहे हैं कि शराब पीने से अच्छा होता है, या सूर्य को बिना नहाए जल दे दो, बहुत सी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये गलत है। आप ये गलत बोल रहे हो। हाथ पे 24 लिख लो। देखिए 24 की एनर्जी तो फिर भी हमें वो अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि नंबर्स हमारे जीवन में काम करते हैं। लेकिन आप ये कैसे मान सकते हो कि सूर्य देवता को बिना नहाए जल दिया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर शास्त्र अगर आप उठा के देखोगे तो वहां पे मेंशन है कि आपको अपनी साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना है। और मनुष्य क्यों नहाने की और ना नहाने की बातें कर रहा है? बिल्ली भी, कुत्ता भी, जानवर भी बैठता है, वो भी सफाई करता है। तो एटलीस्ट मनुष्य को, जिसको भगवान ने बुद्धि दे के भेजी है, उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर हम अल्कोहल की बातें करते हैं, मैं अल्कोहल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपको डिसीजन लेना होगा, ये सही है, ये गलत है। आपकी फिजिकल बॉडी के लिए, जो आपकी आत्मा को छू रहा है, जो आपके मन को छू रहा है, उसके लिए क्या सही है। अगर मैं 2 मिनट की खुशी के लिए कुछ अपने मुंह से गलत बोल जाऊं, कुछ गलत कर्म कर जाऊं, वो कैसे सही हो सकता है? और अगर आपने कभी जाप किया हो या आपने कभी पूजा की हो, उसका भी एक नशा होता है। बिल्कुल। वो इतना पॉजिटिव नशा होता है कि आपको आपके मुंह से गलत भी नहीं निकलेगा, ना आप गलत सोचेंगे, ना आप गलत सोचेंगे, और आप एक ऐसी ऊर्जा में होंगे जो ऐसा लगेगा कि सारे नशे हमने किए हुए हैं। हाँ, और ऑरा फील्ड, आपका ऑरा इतना इंक्रीज हो जाता है। इतनी खुशी उस समय फील होती है जब आप जाप, आपका 1.25 लाख जाप पूरा होता है, ऐसा लगता है वाओ। तो वो नशे करो ना। नशे करना तो वो नशा करो। ये कैसे नशे करने की आप बात करते हो जिससे ग्रह एक्टिव हो रहे हैं? कोई भी ग्रह किसी भी बुरी चीज से नहीं जुड़ा हुआ, इनफैक्ट राहु भी नहीं जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं राहु सेकंड हाउस में बैठ जाए तो बहुत शराब पीते हैं लोग। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है और आप मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, केसर का तिलक लगा रहे हो और अच्छी वाणी बोल रहे हो, तो आपको कभी किसी बुरी आदत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई और नशा कर रहे हो ना। आप भगवान का नशा कर रहे हो, आप उनकी जाप का नशा कर रहे हो। तो नशा लिखा है ना, उसमें अच्छा या बुरा तो कैटेगरीज आपने डिसाइड करनी, यही तो कर्म है। सही बात है। बहुत अच्छे से आज हमने जाना। मैंने जो ऑडियंस को प्रॉमिस किया था कि बहुत डिफरेंट आपको इंसाइट्स मिलेंगे, आई कुड फील कि बहुत ही एक डीप एनालिसिस हमें मिला 2026 का। मैम, इसी से अब हम हर लग्न की बात करते हैं कि ये जो भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, जो भी गोचर हो रहा है, जो नक्षत्र एक्टिव हो रहे हैं, उनके बेसिस पे हर लग्न के लिए ये साल क्या कुछ लेकर आएगा, और फिर हम कुछ रेमेडीज। उससे पहले रंगोली जी 2-3 चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि भारत का 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है और मंगल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बन के आ चुके हैं। यानी मंगल के जितने, हमारे भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो नीचे बैठने वाले हैं। यानी अभी तक हमने चाइना को आगे बढ़ते देखा है, अब चाइना का भी डाउनफॉल शुरू होने वाला है। यानी आज से कुछ सालों के बाद भारत चाइना को पूरी तरह से कवर कर चुका होगा। उसकी पूरी इंडस्ट्रीज से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे पास होंगी। रियली? हाँ जी। और नेपाल, आपने नेपाल का हाल देखा 2025 में, आपने पाकिस्तान का देखा, बांग्लादेश का देखा, ये और भी बुरी कंडीशंस पे जा रहे हैं। तो अब लोगों को समझना पड़ेगा कि उनको न्याय के प्रति या धर्म के प्रति आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नेपाल की कंडीशन को देखें, वहां पे भी सिर्फ न्याय और धर्म को रूल ना मानकर कुछ और चीजें दिखाई गई, तो वहां पे इतना बड़ा प्रॉब्लम आया। तो अब आप लोग थोड़े से एक्टिव हो जाओ, पहला। और तीसरी चीज़, हमारी करेंसी का वो वैल्यूज़ कम होंगी, क्योंकि गुरु महाराज जब भी आते हैं ना, वो पैसे को वैल्यू नहीं करते, वो नॉलेज को वैल्यू करते हैं, वो धर्म को वैल्यू करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वैल्यूज़ नोट की गिर जाएगी या करेंसी की गिरेगी, लेकिन बढ़ेगी भी नहीं, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो हमारे देश की करेंसी रुपये में है। तीसरा, गुरु गोल्ड, पीतल, कॉपर को डिनोट करता है, ज्ञान को डिनोट करता है। तो गोल्ड के रेट जहां पर आप बढ़ते देख रहे हो, वहां एजुकेशन के रेट गिरने वाले हैं।
यानी Okay. अब जो लाखों रुपए प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल ले रहे हैं, अब उन पे प्रतिबंध लगने वाला है कि नहीं, आप इससे ज्यादा फी नहीं ले सकते। Wow. तो ये बहुत बड़ा बहुत चेंज transformative आने change वाला है इस साल। अब हम शुरू करते हैं लग्न और राशियों की बात। बिल्कुल, तो हम मेष लग्न से ही शुरू करते हैं, जिनका मंगल का लग्न है। हाँ। उनके लिए साल क्या लेकर आएगा? तो साल ही पिछला मंगल का गया है। मंगल का भी गया, सूर्य का भी गया है। और अगर सूर्य को आप समझ जाओ ना, तो सूर्य है पूरी तरह से डिसिप्लिन, उनमें डिसिप्लिन है जी। वो न्याय प्रिय है, वो अच्छी चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और ये साल भी सूर्य का अगर आप मानते हो, और 2025 में भी विक्रम संवत के राजा सूर्य थे, तो हड्डियों की प्रॉब्लम्स कितनी आपने देखी, आंखों की प्रॉब्लम्स कितनी देखी। इस साल अगेन यही होने वाला है, आंखों के डॉक्टर बनने वाले हैं, आंखों के डॉक्टर्स के पास काम रहने वाला है, और अगेन हड्डियों के डॉक्टर्स के पास भी खूब काम रहेगा। तो यानी लोगों को हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम्स इस साल बढ़ने वाली है। दूसरी जो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी हार्मोन्स की, थायराइड की प्रॉब्लम। ओके। तीसरी जो प्रॉब्लम बढ़ेगी वो बढ़ेगी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, और चौथी ब्लड संबंधित। तो ये 4 हेल्थ प्रॉब्लम्स इस साल लोगों को परेशान करेंगी, क्योंकि मंगल, सूर्य और गुरु के विभाग हैं ये। ओवर फैट हो जाना, चर्बी बढ़ जाना, क्योंकि गुरु अब आ रहे हैं उच्च राशि में। तो लोगों को संभलना पड़ेगा कि जो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, अब उसको एक्टिवेट करिए, सोच समझ कर खाइए पीजिए। एग्रीकल्चर के प्रति, आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों आयुर्वेद से जुड़ा है। तो एलोपैथी अब गायब होने वाला है, यानी ये साल आयुर्वेद बहुत हाइप पे जाएगा, और जो लोग आयुर्वेद डॉक्टर हैं या इससे जुड़े हुए हैं, तो वो बीमारियों से उभर के आएंगे। तो मैम, मेष लग्न वालों के लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी इस साल करने के लिए? और जिस प्रकार हम ये भी बात कर रहे थे कि एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन, भक्ति का हमें एक्सपेंशन लग रहा है, तो इनके लिए बेस्ट कौन सा मंदिर होगा विजिट करने के लिए? ऑल्दो हर मंदिर ही बेस्ट है, बट फिर भी कौन से स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस प्लेस की एनर्जी इनको बहुत इम्पैक्ट करेगी पॉजिटिवली? जी, तो पहले तो मेष राशि के लिए ये साल विकास भरा और विस्फोट भरा दोनों रहने वाला है। विस्फोट भरा, विकास भी है और विस्फोट भी है, क्योंकि आपकी 7.5 तो चल रही है, और मेष राशि 12 राशियों में, नक्षत्रों में सबसे प्रथम पे आती है। प्रथम नक्षत्र, प्रथम राशि, यानी बहुत न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है ये साल। अगर आपने अपने गुस्से पर, अहंकार पर, क्रोध पर ध्यान रखा, तो ये साल आपके लिए विकास भरा रहेगा, अदरवाइज विस्फोट भरा रहेगा। तो जनवरी टू मार्च बात करें तो नौकरी व्यवसाय में प्रगति होने वाली है, नए नए काम आपको मिलेंगे, और नई तरफ आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। अप्रैल टू जून अपने हेल्थ का प्लीज ध्यान रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सितंबर के आसपास, जुलाई टू सितंबर, आपको निवेश में या वित्तीय लाभ होने के पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अक्टूबर टू दिसंबर अगर हम बात करें, तो आपको कुछ बड़ा पदोन्नति, कुछ बड़ा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, जो आपके भाग्य के मालिक भी हैं। तो जब भी कोई नवम से नवम जाएगा और त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आएगा, तो आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर के आएगा। अगर हो सके तो इस साल हनुमान जी के मंदिर में जाना, और स्पेशली अयोध्या जाना या किष्किंधा जाना, हनुमान जी के मंदिर, ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो इस साल मेष राशि वालों, अयोध्या का प्लान जरूर बना लेना। और आई होप ये पॉडकास्ट आपको और मोटिवेट करे, और जो लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे थे उन्हें ये एक साइन मिले कि जाना ही है, जाना ही है। और साथ ही साथ अगर आप पीली चीजों का दान करते हो, तो आपके प्रॉपर्टी, गाड़ी बनने के योग भी इस साल जरूर बनेंगे। बिल्कुल मैम, इसी से अब हम टॉरस, वृषभ लग्न की बात करते हैं, शुक्र का जिनका लग्न है। हाँ। और हमने कहा था कि शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस साल। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले इस चीज को बहुत ध्यान से सुने कि ये साल आपके लिए स्थिरता को लेकर के आ रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो जॉब, यानी इनका तो बल्ले बल्ले होने वाली है। अब अगर हम जनवरी टू मार्च बात करें, तो पारिवारिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। ये आपको एक हिदायत दी जा रही है। पैसे की स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है आपके लिए। अप्रैल टू जून धन लाभ होगा, और धन से संबंधित स्थितियां मजबूत होंगी। जॉब नहीं थी तो इस साल आपको जॉब मिलेगी, बिजनेस नहीं था तो बिजनेस मिलेगा, और एक नहीं, मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल जॉब्स के योग बनने वाले हैं। जुलाई टू सितंबर करियर में स्थिरता आती हुई नजर आ रही है, तो आपके लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा।
खर्च भी बढ़ेंगे और धन लाभ पदोन्नति भी इस साल लेकर के आ रहा है। तो बेसिकली आपको सावधान रहना है, कहाँ पर खर्चों पर कंट्रोल करना है। विदेश यात्राएं, विदेशों में प्रॉपर्टी का खरीदना इस समय आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपके लिए मीनाक्षी टेम्पल जो साउथ इंडिया में है, एक बार जाके दर्शन करके आइए। आपके धन के जो योग है वहीं पर खुल जाएंगे। आपको खुद फील हो जाएगा कि आपके धन के योग खुल चुके हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। उपाय के तौर पर मिश्री वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा साल अगर आप सुबह उठ के जल्दी सूर्य उदय के समय जल चढ़ाते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। तो मैम इसी से अब हम मिथुन लग्न की बात करते हैं, जिनकी राशि मिथुन है, उनके लिए ये साल क्या लेकर आएगा। बुध की राशि है, मैं बहुत ही अच्छी राशि मुझे लगती है, क्योंकि इतनी लर्निंग और इतना कम्युनिकेशन और इतना ज्ञान जो एक मिथुन वाला गैदर करना चाहता है। और एक चीज बैलेंस भी है मिथुन राशि में, चाहे वो स्त्री की भावनात्मकता हो, चाहे वो पुरुष का प्रैक्टिकलिज्म हो, तो मिथुन राशि दोनों को बैलेंस कर लेता है। तो काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये साल अप्रतिष्ठित परिणाम लेकर के आ रहा है। यानी अगर पिछले सालों में मेहनत कर डाली है तो इनको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके धन भाव से गुरु गोचर करेंगे। अभी इनकी राशि में ही है, फिर धन भाव से गोचर करेंगे और फिर साहस यानी पराक्रम भाव से गोचर अभी करेंगे। लग्न में है। तो इनके लिए साल बेहद शुभ रहने वाला है। जनवरी टू मार्च बात करूं तो इनके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट्स, नए नए लोगों से इनका मिलना होगा और इनकी मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो साल का जो मिड पार्ट है, अगर हम जून टू अक्टूबर देखते हैं, तो ये कार्यों में प्रगति, पैसे का आना और इनकी वाणी में एक आकर्षण बढ़ जाना, जिसके कारण इनके रिश्ते भी अच्छे हो जाना और इनके कनेक्शंस बिल्ड होना। तो ये समय इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। इनफैक्ट इनके लिए गुप्त धन के योग भी ये बनाएगा। तो कहीं इन्होंने निवेश कर रखा है, कोई ऐसा पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग भी इस समय बन सकते हैं, चाहे वो ससुराल से हो, चाहे वो घर से हो। और शादी के योग भी मिथुन राशि के लिए इस साल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर टू दिसंबर अगर मैं बात करूं तो इनको थोड़ा सा अपनी फैमिली पर ध्यान देना होगा, रिश्तों में सुधार करना पड़ेगा। अगर इनके उपाय की बात करूं तो इनको खाटू श्याम जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए, इनके लिए बेहद शुभ रहेगा मिथुन राशि के लिए। और दूसरा, आपको दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ बेहद शुभ परिणाम दे सकता है। गाय को अगर आप आलू, केला कुछ भी खिलाते हैं तो गाय की पूजा भी आपके लिए काफी शुभ रहेगी। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा साल जाएगा मिथुन के लिए, बहुत पॉजिटिव। अब हम कर्क पर आते हैं। मून मून की राशि कर्क राशि। और कर्क राशि पिछले कुछ सालों से भावनात्मक रूप में बहुत ज्यादा झेल रही थी। इस साल भी उनके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगे, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी शादी के रास्ते खुल जाएंगे, इनके जीवन में नए नए लोग आएंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपनी मैरिड लाइफ पर भी इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, स्पेशली साल की शुरुआत में और साल के अंत में। स्पेशली साल की शुरुआत में, क्योंकि गुरु होंगे इनकी राशि से 12th यानी 12वें। तो खर्च बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, जिसके कारण आप परिवार को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करोगे। तो अपने परिवार के प्रति, पार्टनर के प्रति थोड़े से सजग हो जाइए। और जो मिड पार्ट है वो आपके लिए बेहद शुभ है, जहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन से जो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। संपत्ति की संभावना, धन योग आपके जीवन में आने वाला है। ये साल आपके लिए धन के रास्ते खोल रहा है। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण होगा, आप जिसको एडवाइस दोगे वो पूरी हो जाएगी, आप जो वाणी बोलोगे वो लग जाएगी। तो ये पॉजिटिव चेंज आपके व्यक्तित्व में आने वाला है। थोड़ा सा शुरुआत में पारिवारिक तनाव आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल टू जून बात करूं तो नौकरी में जो चुनौतियां आ रही थी वो दूर होंगी और इसके बाद आपको धन की स्थितियां मजबूत करता हुआ ये साल जाएगा। अक्टूबर टू दिसंबर इनको थोड़ा सा मानसिक असंतुलन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु इनके धन भाव से गोचर करेंगे। अब धन तो आ रहा है, थोड़ा बिजी रहने के कारण थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हैं। अगर हो सके कर्क राशि वाले तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में जरूर दर्शन करें, और अगर ये केदारनाथ, बद्रीनाथ दर्शन कर लेते हैं तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बेस्ट फॉर देम। राइट। और उपाय के उस पे ये लोग शिवलिंग को जल चढ़ाएं, हर पूर्णमासी पर चंद्रमा को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। चांदी की चीज जितनी ज्यादा पहनते हैं उतना अच्छा रहता है। वैसे चांदी सोना हर किसी को पहनना चाहिए। कोई भी राशि, कोई भी लग्न, कोई भी राशि, कोई भी लग्न, चांदी सोना जरूर पहने। अब आ जाते हैं
सिंह राशि, Yes. जो कालपुरुष की 5वीं राशि है, सूर्य और की राशि। हाँ, सूर्य की, और इस साल इनका उद्धार होने वाला है। एग्जैक्टली, और साल भी सूर्य का ही है कहीं ना साल भी कहीं। सूर्य का है, क्योंकि गुरु का भी साल अगर हम देखें तो गुरु भी तो इनके पंचम भाव के मालिक हैं, धनु राशि पंचम भाव में आती है, तो इनके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है आध्यात्मिक तौर पे। विदेशों से इनके कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होंगे इस साल, विदेशी भूमि से कुछ ना कुछ इनको मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बढ़ेगा, नई जिम्मेवारियां, समाज में मान प्रतिष्ठा, धन की समृद्धि और हेल्थ से संबंधित दिक्कतें। हेल्थ से संबंधित दिक्कतें क्या, वही हड्डी से संबंधित, सिर से संबंधित या आंखों से संबंधित, क्योंकि केतु भी तो गोचर कर रहे हैं ना। तो ये लोगों को क्या करना चाहिए, खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए। खाटू श्याम जी में भी हम बर्बरीक का सिर देख रहे हैं, और केतु और राहु को क्या कहा गया, धड़ और सर। Yes. तो अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते तो आपके लिए बेहद शुभ रहने और मैम वाला है। ऐसा भी कहा जाता है ना कि स्पेसिफिकली खाटू श्याम मंदिर से आपका सूर्य बहुत एक्टिवेट होता है और स्ट्रांग होता है। देखिए, कृष्ण और राम चंद्र से भी जुड़े हैं और सूर्य से भी जुड़े हैं। अगर उनके हम कुल गुरु को, कुल देवता को देख रहे हैं तो चंद्रमा भी जुड़ा है, सूर्य भी जुड़ा है। आज लोग कहते हैं कि वो सूर्यवंशी थे, लेकिन अगर आप उनके पुराने झंडे को देख रहे हो, जिसपे रामायण में जो विख्यान है, वहां पे चंद्रमा भी उनके फ्लैग पर है। तो वो सूर्य चंद्र दोनों से जुड़े हुए हैं, और ये बात सही है, खाटू श्याम जाने से आपका चंद्र और सूर्य दोनों तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं, और राहु केतु शांत हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि राहु केतु क्या है, एक बॉडी और एक धड़ है। यस, ठीक है। अगर सिंह राशि वाले इस समय खाटू श्याम चले जाते तो उनके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब इसी से हम कन्या की बात करते हैं, जिनका लग्न कन्या है, बुध की ही दूसरी राशि है, तो कन्या के लिए ये साल क्या कुछ लेकर आए जी। अब कन्या राशि वाले और कन्या लग्न वालों के लिए, जो काल पुरुष की 6ठी राशि है, ये साल न्यू बिगनिंग्स का है, न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है, नए नए कार्यभार लेकर के आ रहा है। तो इनके लिए कार्यों में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इनके जीवन में धन लाभ होगा, संबंध अच्छे होंगे, लेकिन हेल्थ के प्रति इनको कुछ कष्ट भी पहुंचेगा। तो हेल्थ का इन्होंने ध्यान रखना है पूरी तरह से, और पूरी तरह से अपने कार्यों में इस समय विलीन हो जाना है। क्योंकि कन्या राशि में एक चीज बहुत वो है रंगोली जी, ये लोग अगर कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं ना, कुछ ज्यादा ही चले जाते हैं। अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी का अच्छा करने जाएंगे तो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अब बैलेंस बनाएं, क्योंकि ये समय आपके कर्म भूमि को एक्टिवेट करने का है। इस समय आपने धर्म और परिवार से थोड़ा हटकर कर्म भूमि को एक्टिवेट करना है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि आप कृष्ण जी के, जैसे हमारे वृंदावन है या द्वारकाधीश के पास अगर आप जा पाएं, अपने कर्म भूमि को एक्टिवेट कर पाएं, तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है जी। उपाय के तौर पर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और पीली चीजें दान करना। पूरा साल आपने पीली चीजों का दान करना है। साल के मध्य पार्ट में इनके कनेक्शंस भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, जो इनके लिए बहुत पावरफुल सिद्ध होंगे आने वाले फ्यूचर में। बहुत पॉपुलर लोगों से ही मिलेंगे, ऐसा? राइट। इंटरेस्टिंग मैम। इसी से हम तुला की बात करते हैं, शुक्र की दूसरी राशि लिब्रा, इनके लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए, लिब्रा बैलेंस की राशि है, और इनके दशम भाव से गुरु एकादश भाव से गोचर करे, यानी भाग्य भी एक्टिवेट है इनका, दशम भाव भी एक्टिवेट है, कर्म भाव भी, और जो आपका लाभ स्थान है एकादश भाव वो भी एक्टिवेट है। तो मिथुन तुला राशि की तो सॉरी बल्ले बल्ले हो ही रही है। काफी अच्छे कॉम्बिनेशंस बन, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही से अगर बात की जाए तो शनि और राहु का, इनके चतुर्थ और पंचम को घेर के बैठना, यानी राहु जहां पर होता है वहां महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र से अगर ये लोग जुड़े हुए हैं तो वो महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, लेकिन यही दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग भी बढ़ेंगे। अब आपको चुनाव करना है कि अच्छे रास्ते पे जाना है या बुरे रास्ते पे जाना है, तो प्लीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें, है ना। प्रॉपर्टी और गाड़ियों में इस समय जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पहुंच रही है और दृष्टि अच्छी होती है, और शनि का बैठना अच्छा होता है। तो मदर के लिए इनकी और प्रॉपर्टी और भूमि भवन के लिए साल इनके लिए गोल्डन पीरियड जैसा रह सकता है। तो एक से ज्यादा भूमि बनने के योग बन रहे हैं इनके। I hope it would make them very happy to know this. तो सामाजिक प्रतिष्ठा और धन का लाभ, नई जिम्मेवारियां इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली पेट का। पेट संबंधित रोग आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। अगर आपने दर्शन ही करने हैं तो आप लोग जाएंगे तुला राशि वाले शनि मंदिर, जो शनि शिग्नापुर में है।
ओके। क्योंकि पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, राइट। या आप किसी भैरव मंदिर में जाकर के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप भैरव मंदिर की बात करते हैं तो हर शहर में जो शमशान घाट होता है वहाँ भैरव मंदिर होता है। या फिर 10 महाशक्तियों के पास, जैसे वैष्णो देवी 10 महाशक्तियाँ, कामाख्या। किसी भी भैरव मंदिर में अगर आप दर्शन कर लेते हैं पूरा साल महीने में एक बार, तो आपके वारे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी से हम मंगल की दूसरी राशि की बात करते हैं, जिनका लग्न वृश्चिक स्कॉर्पियो है। बहुत ही मिस्टीरियस होती है, बहुत ही मिस्टीरियस राशि है और साथ ही साथ गुस्से वाली भी है। और ये अच्छी बात है कि जो ज़्यादा ज्ञानी होता है उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आता भी है, ये भी अच्छी बात है। तो इनके लिए साल निर्णायक परिवर्तन को लेकर के आ रहा है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान से गोचर करेंगे गुरु महाराज और दशम भाव से भी गोचर करेंगे गुरु महाराज। साल की शुरुआत में इनके अष्टम भाव में रहेंगे, यानी धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग होने वाली है। पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रांग होने के साथ साथ पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और फिर भाग्य का स्ट्रांग हो जाना। तो इनके लिए नई दिशाएं, नए अवसर, नए रास्ते इनकी खोज में है। अब इनको नहीं खोजना नए रास्तों को, वो खुद इनके पास आने वाले हैं इनको खोजते हुए। तो ये साल आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड साबित होगा। और साथ ही साथ हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए बनेंगी। अगेन छठे भाव से राहु और पंचम भाव से शनि गोचर करें तो गैस्ट्रिक या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स इनको रह सकती हैं। अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन इनका इस साल हो सकता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। गुप्त लाभ, पुराने रिश्तों का सुधरना, ये इनके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। और आपके लिए जो उपाय रहेगा वो आपने इतना ही करना है कि हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन जरूर करना है। अब कौन सा हनुमान मंदिर? यस। क्वेश्चन ये है कि कौन से हनुमान मंदिर में जाना है। तो किष्किंधा अगर आप लोग जा पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या साउथ इंडिया में एक बजरंग बली का मंदिर है, वहां पर भी आप लोग जा सकते हैं। तो ये दोनों मंदिर आपके लिए आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेंगे। अब हम आ जाते हैं काल पुरुष की नवी राशि धनु राशि, गुरु की राशि। बहुत ही सुंदर राशि है मैम। ऑल्दो गुरु की राशि है बट एक फायर है इसके अंदर, क्योंकि धनु आ गया, ज्ञान भी है। हाँ, ज्ञान भी है। और लक्ष्य के प्रति एकाग्र भी है। तो इसलिए राइट, इसलिए राशि बहुत शुभ है। और ये साल ये इस राशि के लिए भी गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। तो धनु राशि सिर्फ एक भी विभाग में आगे नहीं जाएगी, कई विभागों में आपको आगे जाती हुई नजर आएगी। जैसे यात्राओं में ये बहुत अटेंटिव रहने वाली है, यात्राएं खूब रहेंगी, चाहे वो फॉरेन ट्रिप है या धार्मिक यात्राएं हैं। साथ ही साथ धन की स्थितियां इनकी बहुत मजबूत हो रही है। साझेदारी यानी बिजनेस से, पार्टनर के साथ बिजनेस करने से इनको अच्छी शुभता मिल रही है। कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनैलिटी में एक चुंबकीय परिवर्तन आता हुआ नजर आ रहा है और साहस से भरी रहेगी ये साल इस राशि वाले। तो जो धनु राशि की अभी 7.5 उतरी थी वो बहुत परेशान थे, फिर ढैया का भी डर था, लेकिन अब उनके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। प्रॉपर्टी बनाने के पूरे योग इनकी कुंडली में एक्टिवेट हो रहे हैं। व्यवसाय या जॉब को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, लेकिन इनको सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि भाग्य उदय हो रहा है, इनका भाग्य आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पूरा साल पैसे का आवागमन बना रहेगा, तो पैसा तो इनके पास आ रहा है। तो वेल्थ वाइज बहुत पॉजिटिव साल है इनके लिए। राइट। आय को लेकर के बढ़ता हुआ है, लेकिन जॉब और व्यवसाय में चुनौतियां भी खड़ी करेगा, तो थोड़ा सा संभलना है। शादी नहीं हुई तो शादी के योग बन रहे हैं। और अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी आपके लिए योग बहुत अच्छे। स्पेशली आपको ओवर फैट से थोड़ा सा इस साल बचना पड़ेगा, या ओवर आप पतले हो जाओगे या ओवर आप मोटे हो जाओगे, तो थोड़ा सा अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर काम करना पड़ेगा इनको। और अगर उपाय के इनके लिए बात करूं तो आप अगर रामेश्वरम धाम जाके आते हो तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अब काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि, और मकर राशि भी मेरी भी फेवरेट है क्योंकि मकर राशि में भी शनि की राशि में है, और मकर राशि वाले कुछ अलग कर भी जाते हैं। बिल्कुल मैम, मैं बिलीव करती हूँ शनि को फालतू में बदनाम करते हैं लोग। कितने अच्छे प्लैनेट हैं, कितना कर्म के दाता मैं कहती हूँ सभी अच्छे प्लैनेट हैं। और आपको मैं सच बताऊं, मेरी शुक्र की महादशा शुरू हुई है, केतु की महादशा थी 7 साल की। लोग कहते थे शुक्र, हाँ अगस्त में, तो लोग कहते थे कि केतु की महादशा बहुत बुरी जाती है, ये होता है। मैं कहती हूँ केतु की महादशा ने मुझे जो दिया है वो किसी को नहीं दे सकता था। तो वो आपको स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग दे देता है, इंट्यूशन इतना स्ट्रांग दे देता है, और अध्यात्म के प्रति जो उसने मेरे से रिसर्च करा डाली वो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, क्योंकि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो और वहीं आप घुस जाओ, वहीं के रास्ते खुल जाए। आ जाए। मैं ऐसा मानती हूँ कि दशाएं वो टाइम पीरियड है जहाँ पे प्लैनेट्स अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। राइट। तो वो ब्लेसिंग्स और लोगों को डर लगता है। मैं कहती हूँ अगर गुरु आपका कुंडली में गुरु खराब है, वो भी आपको पनिशमेंट दे सकता है, तो शनि क्यों।
पनिशमेंट तो हर इंसान आपको दे सकता है ना, जिसके पास पावर आ जाए। वैसे भी ग्रहों के पास जब भी महादशा भुक्ति काल आता है, उनके पास पावर आ जाती है आपको सब कुछ देने का। तो बेसिकली किसी को बुरा मत बोलो, सब अच्छे हैं। और शनि महाराज तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो अपनी मदर को, अपनी वाइफ को कितना सम्मान देते हैं, जस्टिस, है ना, तो वो तो सबसे अच्छे हुए ना फिर। मकर राशि काल पुरुष की 10वीं राशि, और ये राशि पूरी तरह से कर्म से जुड़ी है। तो ये साल इनके लिए अनुशासन लाने का अपने जीवन में, क्योंकि जो शनि की राशियां है ना, वो अनुशासन से तो चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है। तो इनके लिए ये साल पूरी तरह से अनुशासन को मानने का, जस्ट लाइक सूर्य। जैसे सूर्य का प्रकाश बीज के अंकुरित होने के लिए जरूरी है, वैसे शनि का अंधकार भी बीज के अंकुरित होने के लिए जरूरी है। जो शनि का ठंडापन है, जो कोल्ड प्लच है, वो भी जरूरी है, और सन की जो सूर्य की जो गर्मी है वो भी जरूरी है। तो मकर राशि को अब तक जो शनि का जस्टिस मिला है, जो शनि का कर्तव्यनिष्ठ मिला है, जो मेहनत मिली है, अब उसमें इनको डिसिप्लिन सूर्य का जोड़ना पड़ेगा। तो ये साल थोड़ा सा डिसिप्लिन रहने का है। तकनीकी क्षेत्रों में जो भी मकर राशि वाले हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो इनके लिए ये तकनीकी क्षेत्र, रिसर्च के क्षेत्र में आप लोग बहुत बूम करने वाले हो सकता है कोई साइंटिस्ट हमारे सामने आए, क्योंकि गुरु तत्व एक्टिवेट हो रहा है, तो कोई स्पेस पे खोज हो जाए, कोई तारामंडल मिल जाए, कोई ग्रह मिल जाए, और जिसमें मकर राशि वाले इंक्लूड हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इनके लिए पूरा साल कार्यभार संभालने का है, लाभ का है, धन की स्थितियों को मजबूत करने का है, पारिवारिक जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी, और हेल्थ संबंधित कुछ दिक्कतें भी आएंगी। स्पेशली हेल्थ संबंधित दिक्कतें आपको फेस से संबंधित आएंगी, या फिर आपको आएंगी हार्मोन से संबंधित। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेसिकली अब हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्योंकि आपने नवग्रहों को डीएक्टिवेट कर दिया है। रिश्ते लोगों के कम हो गए हैं, लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़खानी शुरू कर दी है, उनके साथ जुड़ते नहीं हैं। तो आपने अपने 9 ग्रहों को तो खुद डीएक्टिवेट किया हुआ है, और फिर स्टोन पहन के, ब्रेसलेट पहन के आप सोचते हो कि ये एक्टिवेट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको भी तो एनर्जी उनसे चाहिए। और हम कहते हैं ना कि सारे ग्रहों की एनर्जी हमारे अंदर ही है। हाँ, हमारे रिश्तों में है, हमारी बॉडी में है, हर पार्ट्स में है, हर सोच में है, और हर आसपास की चीजों में जो प्रकृति से हमें मिली है। तो जितना आप प्रकृति के साथ हो, क्योंकि सूर्य का साल है, अगर आप लोग सूर्य का साल मानते हो तो प्लीज प्रकृति के साथ जुड़ जाओ, और अगर आप लोग गुरु का साल मानते हो तो प्लीज प्रकृति और गुरु के साथ जुड़ जाओ। तो सुबह जल्दी उठो, रात को सोना बंद कर दो। जो रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है, रात को टाइम से सोना है। अब मकर राशि वालों के अगर हम मंदिर की बात करें तो उनको कहाँ पे यात्रा करनी चाहिए? अगर हो सके तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप किसी भी ज्योतिर्लिंग की दर्शन कर लेते हो, स्पेशली त्र्यंबकेश्वर के, तो आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगा। साथ ही साथ अगर आप काली गाय को गुड़ और तिल से बने हुए भोजन खिलाते हैं तो इनके लिए काफी शुभ रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि 11वीं राशि है, लाभ स्थान की राशि है, और लाभ देने आती है। और शनि की दूसरी राशि, शनि की दूसरी, और जहाँ पे राहु महाराज गोचर भी कर रहे हैं ऑलरेडी। राहु अब राहु है क्या? राहु है फोग, राहु है क्लैरिटी नहीं देता है। तो अब इन लोगों को, जो कुंभ राशि वाले हैं, वो अपने रिलेशन में, स्पेशली पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी लाएं, नहीं तो इनका इस साल तलाक के योग बन सकते हैं। क्योंकि राहु भ्रम में रखने वाला प्लैनेट है। तो अगर आप अपने पार्टनर को बहुत टाइम तक भ्रम में रखोगे तो आपका पर्दाफाश होने वाला है। तो स्पेशली आपको टिप दी जा रही है, ट्रांसपेरेंसी ले आओ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है। अदरवाइज आपको बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आके, उसमें आके बहुत बड़ा झेलना पड़ सकता है। तो अगर आपका तलाक का योग बन रहा है तो प्लीज संभल जाइए, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो संभल जाइए। दूसरा, नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। खर्च थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि राहु लग्न में अपने आप पे ही इंसान खर्च करेगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं पे खर्च करेगा, विदेशों पे खर्च करेगा, ब्रांड पे खर्च करेगा, तो ये चीजें आपकी बढ़ेंगी। लेकिन ये आपको जॉब व्यवसाय में उन्नति भी दिलवाएगा, क्योंकि पैसे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा, जॉब की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा, तो ये आपके लिए शुभ है। और अगर किसी की राहु की महादशा भी चल रही है तो रंगोली जी क्या होने वाला है आप सोच सकते हो। क्या होने वाला है मैं जानना चाहती हूँ। यानी पारदर्शिता नहीं आई तो उनके जीवन में तहस नहस करके जाएगा। तो आप पारदर्शिता ले आओ, बस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो साउथ इंडिया में बेंगलुरु के आगे
कालाहस्ती टेम्पल है, वहाँ पे जाके दर्शन करिए, अपने जीवन में ट्रांसपेरेंसी लाइए, वोकल हो जाइए, अपनी मन की बातों को बोलिए, ऊपर की तह को नहीं दिखाइए। और श्वास संबंधित बीमारियां आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं, तो श्वास संबंधित बीमारियों के लिए पीली चीज़ों का दान करें और पीला चंदन अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। बहुत ही मैम सुंदर राशि, आई थिंक बहुत मिस्टिकल है। स्पाइसेस मेरी वन ऑफ माय फेवरेट राशिज, क्योंकि इंट्यूशन, मोक्ष कहीं ना कहीं सारा इसी राशि से अध्यात्म देखा जाता है। अध्यात्म देखा जाता है, बहुत सुंदर राशि है। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन की उत्पत्ति भी देखी जाती है, क्योंकि अगर मत्स्य अवतार से हमारी उत्पत्ति हुई है या मनु से हुई है, या हम बाहर के उसको भी देखें, तो जो मीन है, जो मछली है, वो कहीं ना कहीं हमारे उत्पत्ति से भी जुड़ी हुई है। तो ये शुरुआत भी है और ये एंड भी है। हाँ, पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। और मीन राशि 2 सालों से बहुत परेशान थी। अब मीन राशि का अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, शनि जब आता है तो बुरा करता है, बट जाते हुए अच्छा दे जाता है। और ये मीन लग्न के लिए भी, मीन लग्न और मीन राशि पे ये एप्लीकेबल होगी, और आपके लिए बहुत अच्छा समय। जो भी रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ जुड़े हैं, अब उनकी उन्नति का समय आ रहा है। तो पैसे की स्थितियां भी अब आपकी मजबूत होंगी, प्रॉपर्टी लेने के सपने पूरे होंगे, एजुकेशन के प्रति जो आपका एक अट्रैक्शन है, ज्ञान के प्रति, वो आपका पूरा होगा। धर्म के प्रति भी आप आगे आएंगे, और ये साल आपके करियर के लिए बेहद शुभ परिणाम लेके आएगा। बड़े बड़े जो कनेक्शंस अभी तक आपने मेहनत करके बनाए थे, वो अभी तक आपके काम नहीं आए थे, बट अब आएंगे। तो ये इनके लिए शुभ परिणाम है। मानसिक शांति इस साल इनको मिलने वाली है, सुधार वित्तीय संबंधों में भी आएगा और आपके करियर में भी आएगा। प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे बनेंगे। सिर्फ इस साल इनको अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और सीने से संबंधित प्रॉब्लम्स भी इनको थोड़ा सा तंग कर सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें इनको ध्यान देने वाली बनती हैं। और सबसे अच्छा जो इनके लिए आ रहा है, वो आ रहा है एक आध्यात्मिक जो जागरूकता है इनमें और ज़्यादा बिल्ड होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि महाराज जैसे ही रेवती नक्षत्र में जाएंगे, इनके अंदर इनके व्यक्तित्व में वो परिवर्तन हमें दिखाई पड़ेगा। तो मीन राशि वाले, अगर कुछ भी बुरा कर्म पिछले सालों में किया है या मेहनत नहीं करी है, क्योंकि शनि महाराज थोड़ा सा आलस देते हैं, अब अटेंटिव हो जाओ, क्योंकि शनि महाराज अब आपको आपके कर्मों का फल देने आए। बट ओवरऑल काफी अच्छा होगा इस साल इनके लिए। उपाय के तौर पर सिर्फ आपसे इतना कहूंगी, किसी भी राम मंदिर में दर्शन कर लो, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अदरवाइज जगन्नाथपुरी हो जाओ, क्योंकि जगत के नाथ है हमारे जगन्नाथ जी, तो जाकर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलिए। और समुद्र किनारा भी है वहाँ पे। यस, सो ब्यूटीफुल। और पीली चीजों का दान करिए, और अगर हो सके तो गरीबों में कुछ भी अन्न दान जरूर करते रहे। बहुत सुंदर, जो कि एक पाइसीज का तो मन ही होता है कि वो देने की राशि, गिविंग की राशि है। और साथ ही साथ लिक्विड भी है उसके अंदर, तो वो भावनात्मक भी बहुत स्ट्रांग है। उसमें भावनाएं इमोशनल बहुत है। और इस समय हम देख रहे हैं कि जल तत्व तो पूरी तरह एक्टिवेट है। वृश्चिक भी, मीन भी और कर्क भी। वी आर रूल्ड बाय वाटर साइंस। बिल्कुल मैम। और जो हमने डिसाइड किया था इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले कि हर लग्न के लिए हम कुछ रेमेडीज देंगे, हर लग्न के लिए ये बताएंगे कि ये साल क्या लेकर आ रहा है, तो वो जो इंटेंशन था मेरा इस पॉडकास्ट को शुरू करने का, वो डेफिनेटली कंप्लीट हुआ। एंड द वे इन विच यू एक्सप्लेन मैम, बहुत ही डिफरेंट मुझे इंसाइट्स मिले, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। और जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई, आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी वो फील होगी जब वो अपनी राशि का सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टू हैव यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द शो, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे। और अगेन राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। और प्लीज़ अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति और थोड़ा सा अटेंटिव होना सीखिए, क्योंकि आत्मा का एक ही रूल है, चाहे 100 जन्मों के बाद जाओ, चाहे 200 के बाद जाना, तो परमात्मा के पास ही है। बिल्कुल। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका लग्न या आपकी राशि कौन सी है। ये जो मैम ने रेमेडीज़ बताई, जो सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव एक रेमेडी मैं बोलूँगी कि मंदिर जाना। देखिए, आपकी सोल भी ग्रो हो रही है, इससे आपकी सोल का एवोल्यूशन भी हो रहा है, और आपकी लाइफ की जो सफरिंग है वो भी हट रही है। बहुत ही हमें यूनिक इंसाइट्स मिले इस पॉडकास्ट में, स्पेशली ग्लोबल। और साथ ही साथ रंगोली जी, हमारा भाग्य भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। बिल्कुल। तो भाग्य भाव, क्योंकि पहले के लोग डेली मंदिर जाते थे, अब हम लोग मंदिर कम जाते हैं, क्योंकि बिजी बहुत है, घर में पूजा करते हैं। अब जब हम मंदिर जाएंगे तो सिर्फ मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने भाग्य भाव को भी 9th हाउस और D9 बर्थ चार्ट को भी एक्टिवेट कर देंगे। सो नाइस।
तो आप ये रेमेडी ज़रूर कीजिए और इस पॉडकास्ट को हर लगने वाले के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू दैट इट इज़ अ पॉडकास्ट लाइक नो अदर। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम मैम के साथ और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर यूं ही लेकर आती रहूँगी बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशंस। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा एंड आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू।